तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एमजेड क्लासेस। तो नए वाले बच्चे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ना करें, SHARE करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे इसको, स्टोरी को। पार्ट 1 डाला हुआ है, पार्ट 2 को पढ़ते हैं। पार्ट 1 में सारे चीज बता दिया, सहयोग ही क्यों। उसके बाद हम बताएंगे आज आंदोलन के भीतर क्या क्या हुआ, धाराएं, क्या क्या धाराएं, ठीक है। चलिए करना क्या आपको बने, तो हम इसलिए कलर कर रहे हैं कि जहाँ पे मुझे लगे कि यहाँ पे 1 मार्क्स आ सकता है, मैं उसे आपको रंग दूंगा, यानी कि उसे पोचाड़ा कर देना है। तो चलिए, शहरों में आंदोलन करने का मतलब असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उनके अर्थ अलग। यानी जो आजादी हुई, जो आजादी के लिए आंदोलन 1921 में हुआ, हालांकि आजादी सब चाहता था, स्वराज मतलब खुद का राज, एक लोगों का राज, नागरिक का राज, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपनी उम्मीदें, अपने अपने सपने थे, ठीक है। हर कोई अपने अपने तरीके से ही आजादी चाहता। चलिए वो क्या था, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। जब आंदोलन शुरू हुआ तो शहरी और मध्य वर्ग, क्या क्या, तो शहरी, शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी से। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज, क्या स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों, किसको, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। अब क्या हुआ, जब असहयोग आंदोलन लिया गया कि सहयोग नहीं करना है अंग्रेजी हुकूमत को, साथ नहीं, तो उसमें विद्यार्थी, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट सभी छोड़ दिए। हेडमास्टर इस्तीफा दे दिया, शिक्षक भी इस्तीफा, रिजाइन। वकील अपना मुकदमा लड़ना बंद कर दिया क्लाइंट का, जो भी अंग्रेजी हुकूमत में है। और मद्रास के अलावा, अब मद्रास यानी चेन्नई अगर देखा जाए तो परिषद होता है, जो काउंसिल चुनाव होता था, उसका बहिष्कार किया गया। लेकिन मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई, अब जो गैर ब्राह्मण था उसके द्वारा बनाए गए थे जस्टिस पार्टी। क्वेश्चन आएगा कि जस्टिस पार्टी किन्होंने बनाया था, आप आंसर दीजिएगा, गैर ब्राह्मण। तो काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते थे जो समान रूप से केवल ब्राह्मण। तो ये गैर ब्राह्मण के लोग जो थे वो चुनाव का बहिष्कार नहीं किए, क्योंकि वो सोचते थे कि जो अंग्रेजी हुकूमत में ब्राह्मणों का अधिकार है वो कहीं मेरा बहिष्कार करने से हम पीछे हटते हैं तो ये नाम, इसलिए इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। चलिए, आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, तो नाटकीय रहा, थोड़ा समझ सकते नाटकीय, उम्मीद नहीं करो जैसे वो सब हो जाता है नाटकीय ढंग से ऐसे। अब पिकेटिंग क्या होता है, बोलता है प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। यानी आप जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो दुकान या फैक्ट्री, उसमें अंदर नहीं जा सकते हैं, हमारी मांगे पूरी करो कह के, वो आपको बीच में ही रोक देगा, इसे कहते हैं पिकेटिंग। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लोग विदेशी कपड़ों का होली जलाने लगे। अब 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। जब इंडिया में, भारत में ऐसी हालात हो गई तो बाहर से कपड़े आने वालों की क्या होगा, प्रतिशत मात्रा में घटोतरी हुई, घट गया, और वो क्या हो गया, आधा। उसकी कीमत 120 करोड़ से लेकर 57 करोड़ रही। पहले कीमत 120 करोड़ था, अब घट के 57।
बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जब गांधी जी के निर्देश के अनुसार जब बहिष्कार किया गया, यूज नहीं करना है, तो विदेशी कपड़ों का जो इस्तेमाल था, प्रयोग था, वो घट गया। कितना घट गया? 102 से 57 करोड़ आ गया। और विदेश से जो बिजनेस होता उन्हें भी घाटा महसूस हुआ, उन्हें भी घाटा हुआ, उनका भी व्यापार घट गया। और जो भारत के जो कंपनी और फैक्ट्री थे या हथकरघा जो हाथ से चलाते थे, उनका उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, और भारतीय कपड़े लोग पहनने लगे, विदेशी कपड़ों का होली है करने लगे। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। कैसा पड़ने लगा? शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा था। अगर देखा जाए खादी का कपड़ा, तो जो लोग बहुत सारे मिलों फैक्ट्रियों में मिलता था, उनमें से खादी का कपड़ा बहुत महंगा होता था। गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते? तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बनावट जिंदगी को बहुत मार कर रहा था, क्योंकि लोगों के पास उतनी आमदनी, पैसा कौड़ी नहीं था जो वो खादी छोड़ के या दूसरी खादी को पहन सके, क्योंकि खादी बहुत महंगा आता था और उससे सस्ते कपड़े वो विदेशी मिल वाले थे। तो ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई, यानी कि जो लोग पैंट पहन रहे थे, गंजी पहन रहे, उनको भी समस्या, परेशानी हुआ। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी। अगर आप आंदोलन करते हैं तो आपको आंदोलन के जगह में दूसरा वैकल्प ऑप्शन रखना होगा। अगर ये नहीं तो उसे इस्तेमाल करें, लेकिन वो जरूरी था और वो शायद नहीं था उसमें, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। तो जब आंदोलन हो रही थी तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे डेंजरस चीज था कि हम आंदोलन बहिष्कार, किसी चीज का बॉयकॉट तो कर रहे हैं, नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके जगह में क्या करेंगे? अगर आज के डेट में अगर नोकिया का बहिष्कार हुआ तो सैमसंग यूज हुआ था, सैमसंग के बाद अगर यूज हुआ तो एमआई यूज हुआ था एंड्रॉइड के दौर में। तो इसी तरह से ये ऑप्शन नहीं था उस समय, लेकिन वैकल्पिक स्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। अगर ऑप्शन था भी तो बहुत धीमा था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, और आंदोलन करने के बावजूद भी टीचर हो या स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में वापस लौटने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। यानी आंदोलन पकड़ा जितना तेजी से, उतने ही तेजी से धीरे भी हुआ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रामीण। तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। तो शहरों में बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अब बोलता है कि शहरों में बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया। तो शहरों से बढ़कर कहाँ फैला? देहात में। तो युद्ध के बाद जो भी युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, देश के विभिन्न भागों में चले किसान और आदिवासियों के संघर्ष भी, हाँ, तो जो आदिवासी और किसान जो संघर्ष कर रहे थे, जो जूझ रहे थे, संघर्ष स्ट्रगल कर रहे थे, वो इसी आंदोलन को उनको सहारा मिल गया। चलिए कहा जाता है अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, क्या सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे किसान। और बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। यानी गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता है जो भारत देश से अंग्रेजी हुकूमत यहाँ के लोगों को जबरदस्ती दी के उनके बिना रजामंदी के बिना मर्जी से उन्हें उठाकर दूसरे देशों में काम करवाते थे, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। आज भी वेस्ट इंडीज के जैसे जमैका हो या कुछ भी बहुत सारा हो, वेस्ट इंडीज वाले प्रांत में, या अमेरिका भी हो जाए बहुत सारे, या बहुत सारे श्रीलंका में भी है तमिल, तो वो गिरमिटिया मजदूर है, उनके ही वंशज है। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। उनका आंदोलन किसके खिलाफ था? तालुकदारों और जमींदार। किसानों से भारी भरकम लगान, तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। यानी जो तालुकदार थे, जो महाजन जिनके पास पैसा पूंजी था, और जमींदार जो जमीनों के मालिक थे,
तो वो क्या कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ के गिरमिटिया मजदूर सन्यासी बाबा रामचंद्र का लड़ाई था, क्योंकि वो भारी भरकम और तरह तरह के अलग तरह कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे, किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। क्या? किसानों को बेगार करनी। बेगार क्या होता है? बिना किसी परिश्रमिक के काम करवाना, यानी बिना पैसे के काम करवाता तो उसे बेगार बोलते। तो पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता। तो जो कागज में जो जमीन है वो बार बार हटा दिया जाता है, ये तुम्हारा है नहीं है, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। आज उसके है, कल नहीं है। यही लगान के कारण किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो ये जो किसान नेता थे या गिरमिटिया मजदूर के जो नेता थे, फिजी में काम करते सन्यासी जी, उनका भी ये मानना था कि बेगार को खत्म किया जाए, लगान को कम किया जाए और दमनकारी जो डराते धमकाने वाले जो जमींदार है उनको सामाजिक बहिष्कार, उनको समाज में रहने लायक ना रहने। बहुत सारे संस्थाओं पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। तो बहुत सारे ऐसे भी समाज थे जो मुखिया होता है ऐसे बैठ के और ये जो जमींदार है उनसे बोल दिए कि उनके जो भी छोटी छोटी काम है उनको भी कोई ना करे, और इसीलिए एक नया फैसला लिया गया, नाई धोबी बंद फैसला। न बाल कटेगा न कपड़ा धुलेगा। तो 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। कहाँ के? अवध के गांव का दौरा किया। तो गांव वालों से बातचीत करने की, उनकी व्यवस्था समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया और महीने भर में इस पूरे इलाके में गांव में गठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। तो जवाहरलाल नेहरू अब जब बाबा रामचंद्र से गांव की तरफ गए और अवध में गए, जब किसान सभा का गठन हुआ, किसान का जब जलसा हुआ, तो मैं एक महीने भर में पूरे इलाके में क्या हुआ, गांव में संगठन ग्रुप 300 से ज्यादा बन गए। अगले साल इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। लेकिन किसान भी अपना ग्रुप बना लिया था जिससे कांग्रेस खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। यानी कि जो भी आंदोलन शुरू हुआ तो 21 में तो असहयोग आंदोलन भी हुआ था और बहुत सारे आंदोलन, तो तालुकदारों और व्यापारियों जो भी बड़े वर्ग के लोग थे उनके घरों में हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे, तो बहुत सारे स्थानीय नेता वो किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। तो गांधी जी भी ऐलान कर दिए कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और गरीबों में जमीन बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे। तो अब आदमी अपना तो नहीं, महात्मा गांधी का नाम लेके कोई भी काम को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल दिया। तो जो महात्मा गांधी का मतलब था स्वराज का, उसको जो किसान नेता थे जो आजादी चाहते थे, वो महात्मा गांधी के विचार के कुछ और ही मीनिंग मतलब निकाल दिया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। तो देखिए 1920 के दशक की शुरुआत में गुरिल्ला आंदोलन फैल गया आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में। तो एक क्वेश्चन आएगा, गुरिल्ला आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी आपको 1 नंबर मिल सकता है। अब देखिए क्या है कि क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। तो जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं, अंग्रेजी सरकार जंगलों में, बड़े बड़े जंगलों में लोगों को अंदर जाना बैन कर दिया। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, इतनी हार्ड है कि लोग जानवर भी चरा नहीं सकते थे,
ना ही जलावन के लिए लकड़ी और घर के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे, ना तो फल। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा हो गए। पहाड़ के लोग, अरे मेरा घर मेरा सब कुछ है, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, ऐसा। उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत हथियार भी छीनते जा रहे। एक तो रोजी रोटी, खान पीन पे असर पड़ा। उनका जो परंपरागत बाप दादाओं का हथियार बनाने का तरीका था, उन पे उनको मजबूरी हो रही थी। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। यानी जब सरकार जब रोड बना रही थी तो उन्हें मजबूर कर दिया गया बिना पैसा का काम करने, तो लोग बगावत पर आ गए। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। तो जो इनका अगुवाई कर रहा था, वो आगे आगे जो नेता था उसका नाम था अल्लूरी सीताराम। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते। अब उनका भी कुछ दावा था कि उनका सटीक बहुत सारी विशेष शक्ति हैं और वो सही अनुमान लगा सकता है, लोगों को स्वस्थ कर सकता थे, लोगों को अच्छा कर सकता था, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। यानी वो उसका विश्वास था कि हम गोली से नहीं मरेंगे। तो राजू के व्यक्तित्व से समत्वकृत विद्रोहियों को विश्वास था, लेकिन जो भी विद्रोही थे सरकार के खिलाफ थे, उनको राजू का विश्वास था, सही में इसके पास होगा जी, ऐसे विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। लोग सोचते कि राजू अल्लीमुरी सीताराम राजू ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे, लेकिन राजू भी किसी की तारीफ करते थे, वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। अब ये जो अल्लू मेरी सीतामढ़ी वाला जो नाम है ना, अल्लूरी सीताराम राजू, ये असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित था, ये उन्हें बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आजाद हो सकता है। तो ये जो अल्लूरी सीताराम राजू है कि खादी पहने और शराब छोड़ने, बोला कि आप खादी पहने और शराब छोड़ दे, इसके लिए वो बहुत ज्यादा बात किया लोगों से, यह दावा की भी किया। भारत अहिंसा, अब उनका एक विश्वास था अल्लूरी सीताराम राजू का कि अगर भारत को आजाद करना है तो केवल बल प्रयोग से हो सकता है। ये गुड्डे विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलने लगा। अब ये जो गुरिल्ला के फौज थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स पर हमला कर दिया, उनके ऑफिसरों पर, और एक तरह का युद्ध चला जिसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। सीताराम अल्लूरी राजू को 1924 में फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों को भी लोकनायक बन गए। तो सीताराम आप पढ़ सकते हैं कि सीताराम कहाँ पे, हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में फांसी दी गई। तो हम चाहते हैं कि हम एक एक टॉपिक पढ़े, आपको बीच खत्म करें। तो आज हम एक पेज पढ़े, अब हम अगला दिन आपको पूरा दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए